क्या भारतीय संविधान में बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है? उत्तर, पनात अर्थात अनिवार्य श्रम से तात्पर्य संयुक्त राष्ट्र के चार्टर्स में संदर्भित मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा द्वारा प्रतिपादित व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन से है। बलात्श्रम भी दासता के विभिन्न रूपों में से एक है। भारत के संविधान अनुच्छेद 23 पैरा 1 के अंतर्गत बिगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम को प्रतिष्ठित किया गया है। बिगार शब्द का अर्थ है ऐसे श्रम या सेवा जो किसी व्यक्ति द्वारा बिना पारिश्रमिक किया जाता है। इस प्रकार बिना पारिश्रमिक दिए किसी व्यक्ति से बलपूर्वक काम लेना बिगार है। अनुच्छेद 23(1) बिगार को प्रतिषेध करता है, किंतु बलात्श्रम के अन्य समान रूप भी प्रतिषिद्ध है क्योंकि वे व्यक्ति की गरिमा को प्रभावित करते। बलात्श्रम शब्द की व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट में यह कहकर की गई कि यदि श्रम किसी व्यक्ति से बलपूर्वक कराया जाता है तब उसे बिना भुगतान के तथ्य पर विचार किए हुए बलात्श्रम कहा जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए विवश किया जाता है, अर्थात यदि वह कार्य करने के लिए विवश किया गया है, तो बलात्श्रम का मामला होगा, इसके बावजूद कि उसने किए गए कार्य का पारिश्रमिक प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 क्या है? उत्तर, भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित मौलिक अधिकार उपबंधित। अनुच्छेद 30 के अनुसार भारत के क्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी वर्ग की जिनकी अपनी हिंद भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे उन्हें संरक्षित करने का अधिकार होगा। किसी नागरिक को किसी शैक्षणिक संस्थान जो राज्य द्वारा चलाई जाती या राज्य फंडों से सहायता प्राप्त करती है, केवल धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश से इनकार नहीं करी। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने तथा उनका प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। इसके अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो, उन्हें अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने एवं प्रशासित करने का अधिकार मिला। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शैक्षणिक संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह एक अल्पसंख्यकों के प्रबंध के अंतर्गत है, वह चाहे धर्म या भाषा पर आधारित हो। धारा 30। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 क्या है? उत्तर, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। भारत विविध संस्कृतियों वाला देश है। यहाँ भिन्न भिन्न जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति के लोग निवास करते हैं। यह सब कुछ होते हुए भी भारत विभिन्नता में एकता का प्रतीक है। यहाँ के निवासियों में प्रेम और बंधुत्व की भावना निहित है। विभिन्न जातियों और समुदायों में भिन्न भिन्न रीति रिवाजों, प्रथाएं, रूढ़ियां, संस्कार आदि प्रचलित होते हुए भी वे शांति और भाईचारे से एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। कभी कभी थोड़ा मतभेद अथवा विवाद यदि हो भी जाता है तो वह मात्र निजी स्वार्थ अथवा भ्रमवश होता है। इस भ्रम को मिटाने का प्रयास आरंभ से किया जाता रहा है। यह कहा जा सकता है कि भारत जैसे सुसंस्कृत एवं आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले देश में समस्त नागरिकों के लिए क्यों ना एक समान सिविल संहिता बना दी जाए। इससे सभी के साथ न केवल एक
जैसा व्यवहार होगा, अपितु उनमें प्रेम और बंधुत्व की भावना और भी अधिक प्रगाढ़ हो दिखती है। यह विचार उचित भी लगता है। जब प्रकृति से सभी मनुष्य, नर एवं नारी, एक समान है तो फिर विधिक दृष्टि से उनमें भेदभाव क्यों? हिंदू नारी यदि एक समय में एक ही पुरुष से विवाह कर सकती है, उसका पति कट उसका अपने पति पर एकाधिकार होता है, तो फिर मुस्लिम पुरुष को एक समय में एक साथ चार स्त्रियों से विवाह करने का अधिकार देने का क्या औचित्य है? कई प्रगतिशील विचारों वाली मुस्लिम महिलाओं द्वारा जब जब इस व्यवस्था का विरोध किया गया, तब तब शरीयत की आड़ लेकर इस विरोध को कुचल दिया गया। यदि हिंदू नारी तलाक के बाद ही अपने पूर्व पति से भरण पोषण पाने की हकदार होती है, तो फिर मुस्लिम नारी क्यों नहीं? असंतोष की इस आग को अब और अधिक दबाया नहीं जा सकता। अब पुरुष और स्त्री, हिंदू और मुसलमान आदि के बीच अंतर एवं भेदभाव को समाप्त करने का समय आ गया है। एक समान सिविल संहिता समय की मांग है। अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न। दोहरा निषेधाधिकार। उत्तर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 टू अपराधी को दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 दो यह उपबंध करता है कि कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। यह उपबंध आंग्ल विधि के सूत्र स- नेमो डेविड पिस वेक्सल पर आधारित है ना? यह उपबंध आंग्ल कट यह उपबंध आंग्ल विधि के इस सूत्र नेमोटेविट विट डेक्सन पर आधारित है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित तथा अभियोजित नहीं किया जा सकता। यह संरक्षण अमेरिका के दोहरे खतरे वाले और ब्रिटिश कॉमन लॉ नियम की अपेक्षा सीमित है। उक्त दोनों प्रलय कट उक्त दोनों प्रणालियों कट उक्त दोनों प्रणालियां एक अपराध के दूसरे विचारण को वर्जित करती है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति का किसी अपराध के लिए एक बार विचारण किया जा चुका है, तो वह दूसरे संरक्षण का दावा कर सकता है। कॉट यदि किसी व्यक्ति का किसी अपराध के लिए एक बार विचारण किया जा चुका है, तो वह दोहरे संरक्षण का दावा कर सकता है। अनुच्छेद 20(2) का लाभ पाने के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त के विरुद्ध एक अपराध के लिए केवल अभियोग ही न चलाया गया हो, बल्कि उसे दंडित भी किया गया हो। दूसरा अभियोग उसी अपराध पर आधारित हो। यदि पहले अभियोग से अपराधी विमुक्त हो गया हो,
तो दूसरे अभियोग पर रोक नहीं होगी, चाहे भले ही एक ही तथ्य हो। श्रीमती कलावती बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य AIR 1953 SC 181 के मामले में अनुच्छेद 20(2) का संरक्षण पाने के लिए तीन आवश्यक शर्तें। एक, व्यक्ति का अभियुक्त होना आवश्यक है। दो, अभियोजन की कार्रवाई न्यायिक अभिकरण के समक्ष हुई हो तो वह न्यायिक प्रकृति की हो। अपराधी किसी दंड के अपराध का दोषी है। अगला प्रश्न, बाल श्रम। उत्तर, बाल श्रम उन गंभीर समस्याओं में से एक समस्या है जिनका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय काफी समय से सामना कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्राक्कलन के अनुसार 5 से 14 वर्ष आयु के बीच के 250 करोड़ बच्चे विकासशील देशों में कार्य करते हैं। संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य बाल श्रम के संबंध में काम करने वाले बच्चों का शोषण एवं ऐसी खतरनाक दशाओं में कार्य करने से संरक्षण करना है जिससे उनके शारीरिक अथवा मानसिक विकास के लिए खतरा पैदा होता। बच्चों को शिक्षा के न्यूनतम स्तर, पोषण, स्वास्थ्य संरक्षण सुनिश्चित करना एवं बाल श्रम की समाप्ति करना भी संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य है। भारत का संविधान अनुच्छेद 24 के अंतर्गत उपलब्ध करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक किसी कारखाना या खान में अथवा किसी संकट कारक की नियोजन में नियुक्त नहीं किए जाएंगे। यह उपबंध शोषण से बालकों की रक्षा तथा उनकी शिक्षा व्यवस्था के निमित्त किया गया जिससे वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और गरिमा से जीवन व्यतीत कर सके।